हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरसाइट आईएएस। आज हम डिस्कस, जैसे आपको पता है कि हम इकोनॉमिक्स की एक सीरीज चला रहे हैं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, कि जहाँ पे हम 550 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट में जो था हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 51st क्वेश्चन से। और शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, सो इट्स हेल्पफुल अस टू मोटिवेट अस। ओके, तो आगे शुरू करते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: if rupees is depreciating then it lead to increase in the cost of the import in dollar। ठीक है, अब रुपीज पहले डिप्रिसिएटिंग, यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि रुपीज की वैल्यू पहले $1 में 70 रुपए मिल रहा था, अब $1 में 80 रुपए मिल रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू जो हुई है कम हुई है। तो आप एक चीज बताइए कि अगर सपोज मैं पहले कॉस्ट ऑफ द इम्पोर्ट, जो पहले मैं जो चीज खरीद रहा था, एक शर्ट मैं पहले $1 में खरीद रहा था, आज भी यानी इन्फ्लेशन वहां पे हुआ नहीं है, तो आज भी मैं $1 में एक ही शर्ट खरीद रहा हूँ। ठीक है, डॉलर में वैल्यू हो रही है। हाँ, ये कंपैरिजन है कि उस डॉलर को खरीदने के लिए मुझे ज्यादा रुपीस देना पड़ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर डिप्रिसिएशन होता है रुपीस का, तो हमें यानी और भी ज्यादा कॉस्ट इन डॉलर में बढ़ जाएगी। कॉस्ट इन रुपीस में अगर वो बोलता तो सही होता, कॉस्ट इन डॉलर में वो वृद्धि नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट है गलत। If rupees is depreciating, then it lead to earn more dollar per unit of export। पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट में more डॉलर कैसे करोगे? यानी कि आप पहले 1 kg सपोज 1 kg भी चीनी भेज रहे थे, ठीक है, शुगर जो है आप भेज रहे थे और उससे आपको $1 मिल रहा था। आज भी आप यूनिट ऑफ दी एक्सपोर्ट में 1 kg ही भेज रहे हो, ठीक है, तो आपको उस पे भी एक ही डॉलर मिल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि उस डॉलर को जब हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो बात बोली जाती है अर्निंग मोर डॉलर पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट, ये नहीं होगा। अर्निंग मोर रुपीज पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट, ये सही हो जाएगा। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज रॉन्ग, सो राइट इज डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द रुपीज डिप्रिसिएशन? अगर रुपीज का डिप्रिसिएशन होता है तो क्या होगा? ठीक है, एक्सपोर्ट विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। हाँ, क्योंकि भाई जब चीजें कंपेरेटिवली भारत में चीजें सस्ती हो जाएंगी, अगर हम $1 देंगे 80 रुपए में, यानी पहले 70 रुपए था, $1 में हमें 70 रुपए मिल रहा था, और हम उससे सपोज 7 शर्ट ही खरीद पा रहे थे। एक शर्ट का प्राइस था 10 रुपए, एक शर्ट आ रही थी उस समय 10 रुपए में। ठीक है, तो वो प्राइस तो इन्फ्लेशन नहीं हुआ, अब डिप्रिसिएशन हुआ और अब हमें मिलने लगे 80 रुपए, तो हम उतने ही $1 के प्राइस से हम कितने खरीद ले रहे हैं? 8 शर्ट। तो हमें प्रॉफिट तो हुआ, कॉम्पिटिटिवनेस हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सपोर्ट विल फीच मोर डॉलर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द गुड्स एक्सपोर्ट। मोर डॉलर नहीं, मोर रुपीज अगर होता, यानी कि डॉलर तो उतना ही मिलेगा जितना अमाउंट हम पहले बेच रहे थे, जितना सेम अमाउंट का हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें डॉलर उतना ही मिलेगा। बस उस डॉलर के कंपैरिजन में पहले हमें सपोज $10 मिल रहा था, तो अभी भी $10 मिलेगा, लेकिन पहले इसको जब हम रुपीज में कन्वर्ट करते थे तो हमें 700 रुपए मिलता था, अब हमें मिलेगा 800 रुपए, तो हमें 100 रुपए का हो गया प्रॉफिट। ओके, तो ये है गलत। डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड द सर्विस विल इंक्रीज। हाँ, क्योंकि सस्ता हो जाएगा हमारा कंपेरेटिवली, यानी $1 में पहले हम 70 रुपए कन्वर्ट करके, आपको मैंने बताया कि पहले 7 शर्ट बस ले पा रहे थे, अब हम 8 शर्टें यानी ले पाएंगे, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यप, सो विच इज करेक्ट? द फर्स्ट एंड द थर्ड इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 53rd क्वेश्चन है, सपोज ड्यू टू हायर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। भैया भारत में इन्फ्लेशन अभी बढ़ा ही हुआ है, ठीक है, रुपीज स्टार्ट डिप्रिसिएटिंग। ठीक है, रुपीज का डिप्रिसिएशन शुरू हो गया, ठीक है, but RBI used to forex reserve to prevent the depreciation of the rupees, then consider the following statement। यानी डिप्रिसिएशन होने नहीं दिया, इन्फ्लेशन के कारण रुपीस का डिप्रिसिएशन हो रहा था, उसको रोकने के लिए आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व का यूज किया और उसको रोक दिया। ठीक है, तो क्या चीजें हो सकती हैं? आर ई रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज, एक्सपोर्ट विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। भाई यानी फॉरेक्स रिजर्व को करके आपने डिप्रिसिएशन को रोक दिया, तो कॉम्पिटिटिवनेस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नो इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ये यानी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमारे
बिहाफ पे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर डॉलर का उस समय सेम सिनेरियो में क्या रोल है हमें नहीं पता है, तो हम इसके बारे में भी फुल्ली नहीं बोल सकते। अब जो आर ई आर की बात है, तो आर ई आर जो है, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो रहता है, इट्स एन ई आर इंटू डोमेस्टिक प्राइस अपॉन एब्रॉड प्राइस। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन के कारण इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे इन्फ्लेशन हुआ है, यानी कि चीजों के दाम बढ़े हुए हैं, तो डोमेस्टिक प्राइस बढ़ा है, ठीक है। एन ई ए आर मान लिया, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो ये है कांस्टेंट, ठीक है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो अगर डोमेस्टिक प्राइस अगर बढ़ रहा है, तो आर ई आर यहाँ से भी है कि ये भी सेम टाइम पे बढ़ेगा ही, विद द दिस फॉर्मूला, इकोनॉमिक्स में दिया हुआ ये फॉर्मूला कि अब्रॉड में प्राइस नहीं चेंज हो रहा है और नियर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नहीं चेंज हो रहा है, और अगर डोमेस्टिक प्राइस बस चेंज हो रहा है, तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपका बढ़ेगा। सो राइट आंसर इज 1। Consider the following statement regarding the transaction happening at the international level for the trade and the financial flow. ठीक है, there is an international authority with the power to force the use of particular currency. नहीं, कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी नहीं है जो फोर्स करती हो, क्या आपको पता है, कोई भी ऐसी नहीं है जो फोर्स करती हो कि भैया ये करेंसी आपको यूज करनी है, नहीं। देयर इज अ बास्केट ऑफ करेंसीज विच कैन ओनली बी यूज्ड टू सेटल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ऐसी बास्केट है इन हिडन वे, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। आप जैसे ईरान और भारत के बीच में यानी रुपीस के द्वारा सेटलमेंट हो रहा था, जब उसके ऊपर पूरे तरीके से यानी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे वर्ल्ड लेवल पे, तो ये भी सही नहीं है। करेंसी विच मेंटेन स्टेबल परचेसिंग पावर आर जनरली एक्सेप्टेड, यानी डॉलर का है यानी स्टेबल परचेसिंग पावर कंपेरेटिवली रहता है, तो उसको यूज किया जाता है। फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी आर जनरली एक्सेप्टेड, जो फ्रीली है, डॉलर सबसे ज्यादा फ्रीली कन्वर्टेबल है एट प्रेजेंट टाइम। उससे पहले यूरो थी, अगर आपको पता हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ऐसा क्राइसिस आया कि यूरो कम होती गई और डॉलर का वैल्यू बढ़ता गया, ठीक है। तो भाई लो आपका, सो व्हाट इज द राइट आंसर, 3 एंड द 4 इज द राइट आंसर। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपीज के बारे में पूछा गया है कि अगर रुपीज को इंटरनेशनलाइजेशन बोला जाए कि रुपीज का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, तो वो कैसे कैसे होगा, ठीक है। इट मीन्स यूज ऑफ रुपीज फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन द नॉन रेसिडेंट, यानी नॉन रेसिडेंट जो भारत में नहीं रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, उनके द्वारा भी रुपीज का यूज किया जाने लगे। सपोज कि सिंगापुर वाले भी यूज कर रहे हैं, यूएसए वाले भी और यूके वाले भी, हाँ। इट मीन्स यूज ऑफ द रुपी ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, दोनों के बीच में हो रहा हो कि मैं जाऊं और वहां पे बोलूं कि डॉलर नहीं है रुपीज ले लो, और दे एक्सेप्ट इट, यानी किसी भी देश में यूएसए में जाऊं या लंदन में जाऊं और वो एक्सेप्ट कर ले। यप, इंटरनेशनलाइजेशन हो गया, रुपीज को एक्सेप्टेंस है, जैसे डॉलर हम कंसिडर करते हैं। मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ द कंट्री प्ले रोल इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द करेंसी। हाँ, मिलिट्री, क्योंकि इम्पोर्ट यानी मिलिट्री जो गुड्स रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा शेयर रहता है इस चीज़ को प्रमोट करने में, क्योंकि लोग अपनी ही करेंसी जैसे डॉलर में ही ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स का लेन देन लेने की प्रैक्टिस रखते हैं, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दी जो अब ऑप्शन थे दे आर दी राइट, सो राइट ऑप्शन इज डी। 56 क्वेश्चन है, आरबीआई हैज अलाउड रिटेल इन्वेस्टर टू डायरेक्ट एक्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये धीरे धीरे उसमें ये हुआ है कि आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और भी ज्यादा यानी कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए और लोग उसको ज्यादा ही ज्यादा प्रमोट करें कि गवर्नमेंट को कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, ठीक है, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट कम पे करना पड़े, इसलिए उसने रिटेल इन्वेस्टर्स को भी प्रमोट किया हुआ है। तो देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिटेल इन्वेस्टर विल बी अलाउड इन बोथ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। हाँ, इनको दोनों में अलाउ है अभी एट प्रेजेंट। इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉम्पिटेटिव ऑक्शनिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन अ प्राइमरी मार्केट। यप, यानी नॉन कॉम्पिटेटिव क्या होता है, देखिए नॉन कॉम्पिटेटिव में ये होता है कि आप बिडिंग नहीं कर सकते हो,
आप बिड नहीं कर पाओगे। आप केवल पहले जो बैंक्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कितने अमाउंट में आप एक पैसिव इन्वेस्टर रहोगे प्राइमरी मार्केट में, कि पहले नॉट इन एक्टिव वे। जो बैंक्स हैं वो बिड करेंगे और अदर इन्वेस्टर्स जो पहले से अलाउ हैं वो डिसाइड करेंगे कि किस अमाउंट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में बिकेंगी, और वो आपको बता दी जाएंगी, ठीक है, प्राइस उनका। और उस प्राइस को आपके ऊपर है कि आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ओके, तो नॉट एज अ पार्टिसिपेट, एज अ एक्टिव इन्वेस्टर, यानी पैसे इन्वेस्टर, यानी आप बिड नहीं करोगे, बिड के बाद जो यानी प्राइस उसका डिसाइड होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये सही है। इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द बोरिंग फॉर द गवर्नमेंट। अब एक चीज बताइए, पहले 10 लोग इंटरेस्टेड थे खरीदने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, यानी सपोज आपका घर ही है, पहले 10 लोग इंटरेस्टेड थे उसको खरीदने के लिए, अब एकदम से दूसरी जगह के भी लोग आके 20 लोग और आ गए आपके घर को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उसके दाम में वृद्धि होगी या नहीं होगी? होगी, यानी उसके दाम में वृद्धि होगी। लेकिन जो उसका इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ये होता है कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको थोड़ा कंफ्यूज में भी हो सकते हो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहले ये रहता था कि ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उसको गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था कि हाँ आप इतने पे ले लो, हम आपको इतने पे, इतने इंटरेस्ट पे पे कर देंगे अगर आप खरीदारी कर रहे हो। लेकिन अब जब ज्यादा लोग होंगे कि हाँ मैं भी इसको खरीदना चाहता हूँ, मैं भी खरीदना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट की जो बार्गेनिंग है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। इस कारण से उसका इंटरेस्ट जो है वो घट जाएगा। ओके, सो ऑल ऑफ द अबव आर द राइट। 56 का आंसर है आपका डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आज इशूड थ्रू एक्टिव ऑक्शन कंडक्ट ऑन द ई कुबेर विच इज द कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के द्वारा ये शुरू किया गया है ई प्लेटफॉर्म, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक वे में आप वहां पे ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और खरीदारी भी कर सकते हो, ये सही है। नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ सेकेंडरी मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इसका नाम ही है कि नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इन अ सेकेंडरी, मैचिंग इज अ सेकेंडरी मार्केट, ये सही है, इसको नाम ही दिया गया है जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिकती हैं। सो बोथ आर द राइट, सो राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। 58 क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट डेवलपमेंट लोन। ठीक है, पहली बात तो नहीं सुन रहे होगे मेरे हिसाब से, ठीक है। स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। अभी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, एक होता है ट्रेजरी बिल, ठीक है, एक होता है कैश मैनेजमेंट बिल, एक होता है आपका डेटेड सिक्योरिटी, एक होता है स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सेंटर को ही, ये सेंटर ही बस इशू कर सकता है, ये भी सेंटर यानी कैश मैनेजमेंट सेंटर इशू कर सकता है, डेटेड सिक्योरिटी भी सेंटर ही वो कर सकता है, लेकिन स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है वो स्टेट एंड सेंटर दोनों ही इसे इशू कर सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, ठीक है। ये जबकि आपको शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ये भी आपका शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, अराउंड 90 डेज, ठीक है। डेटेड सिक्योरिटी भी एक आपका कंपेरेटिवली जो रहता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यानी ये जो रहता है कि अराउंड 1 ईयर टू 40 ईयर्स तक आप डेटेड सिक्योरिटीज के टेन्योर को रख सकते हैं, और लेकिन ये जो है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट। अब स्टेट डेवलपमेंट फंड के बारे में अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट कैन बी यूज अंडर द एसएलआर बाय द बैंक। हाँ, अगर बैंक इसमें पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो ये एसएलआर के रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर आता है। और एसएलआर की डेफिनेशन है, या तो पैसा वो आप गोल्ड में लगाओ, या इसको आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा के, या गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड किसी अदर जो सिक्योरिटीज हैं उनमें लगा के आप
उसको आपको एक सर्टेन अमाउंट रखना पड़ता है। ओके, इट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, हाँ ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट वाला है आरबीआई मैनेज द पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट। हाँ, आरबीआई इनके बैंकर के रूप में काम करता है, तो पब्लिक डेट जो है उसको मैनेज करता ही है स्टेट्स के। ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 59 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द कैश मैनेजमेंट बिल इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट? जैसे आपको बताया था कैश मैनेजमेंट बिल है, अभी बात हो रही थी, एक टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो इसके बारे में पूछा गया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जा सकता है। इट इज यूज टू फंड फिजिकल डिफिसिट। देखिए, पहली बात तो ये हो जाता है फिजिकल डिफिसिट के लिए लॉन्ग टर्म वाली जो रहती हैं वही यूज की जाती हैं, लॉन्ग टर्म लेवल की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती हैं। और ये एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म वाली, तो इसको उसके लिए यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इट कैन बी यूज फॉर द टेम्परेरी मिसमैच इन द कैश फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कंपेरेटिवली एकदम से किसी सडन से कोई भी यानी गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट आ गई पैसे के खर्चे की, सपोज कोई आपका यानी ये बोल दे कि नई स्कीम शुरू हो गई गवर्नमेंट की। ठीक है, कोई भी यानी कि आप बोल दो कि मनरेगा के लिए पैसा गवर्नमेंट को जरूरत हो गई। ठीक है, एक्स्ट्रा फंड की जरूरत हो गई, तो उसके लिए आप ये बोल सकते हैं कि ये कैश मैनेजमेंट बिल वो ला सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट एंड द थर्ड इज द राइट ऑप्शन। सो व्हाट इज द कोड इज राइट इन दैट गिवन बिलो इज द डी। ओके, 68th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर मेंटेन बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा जो एसएलआर मेंटेन किया जाता है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट में पढ़ना है। इट इज मेंटेन एज पर द आरबीआई एक्ट 1934। यहाँ पे एक कैच है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये स्टेटमेंट गलत है और ये चीज आपको मे बी यूपीएससी में पीटी में हेल्प आउट रहे। आपने दो नाम सुने होंगे, एसएलआर और सीआरआर। ठीक है, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा, ये जो एसएलआर होता है ये गवर्न होता है बैंकिंग रेगुलेशन। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा। ठीक है, वहीं पे सीआरआर जो होता है वो आरबीआई एक्ट के द्वारा होता है। ठीक है, यानी ये अगर इसको मेंटेन करने के लिए रहता है और उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिए गए हैं, और सीआरआर से रिलेटेड जो प्रोविजंस दिए गए हैं कि क्या कैसे होना चाहिए वो दिए हैं आरबीआई एक्ट 1934 में। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो है स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, लेकिन अगर ये सीआरआर के मामले में लिखा होता तो ये सही होता। कैन बी मेंटेन एज कैश बैलेंस विद द आरबीआई। कैश बैलेंस आप रख सकते हो। कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन ऑल आर कंसिडर एज एसएलआर, क्योंकि दे ऑल आर कम्स एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना एसएलआर के रूप में माना जाता है, तो ये सही होगा। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। 61st क्वेश्चन में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वे एंड द मीन्स। वे एंड द मीन्स आपने पढ़ा होगा, क्योंकि अभी जब कोविड चल रहा था तब वे एंड मीन्स की बहुत ज्यादा बात चल रही थी। ठीक है, तो क्या बोला गया है देखते हैं। इट इज अवेलेबल फॉर द बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, ये सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अवेलेबल रहता है। गवर्नमेंट नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन द वे एंड द मीन्स एडवांस, यानी हाँ ये पे करना रहता है, और ये जो इंटरेस्ट रहता है वो रेपो रेट के इक्वल भी रह सकता है। ठीक है, या उससे अबव भी रह सकता है। ठीक है, ये याद रखेगा कि रेपो रेट के इक्वल भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है, वे एंड मीन्स के थ्रू जो लोन दिया जाता है उसमें। इट इज मीट द टेम्पररी मिसमैच ऑफ द रिसिपेंट एंड पेमेंट्स। ठीक है, हाँ जो टेम्पररी लेवल पे गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये वाले वे एंड मीन्स के द्वारा गवर्नमेंट पैसे उठा सकती है। और ये याद रखिए, जब टेम्पररी लेवल पे दिया जाता है तो ये अराउंड 90 डेज के लिए ही बस दिया जाता है, नॉट मोर देन द 90 डेज। ठीक है, और इसमें कि कितना अमाउंट दिया जाएगा उसकी जो लिमिट है वो आरबीआई अमाउंट की जो लिमिट है
वो आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट ए स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज द डी। Consider the following statement regarding the way and the means advance. It is used to fund government physical deficit. Physical deficit के लिए कैसे कर सकता है यार, आप एक चीज खुद बताओ, ठीक है। 90 डेज के लिए मिल रहा है, ठीक, और फिजिकल डिफिसिट 90 डेज से तो अबाउ का 1 ईयर अबाउ जितने भी आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहते हैं उनके कंसीडरेशन में आप ये स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं। बट जो भी मनी मार्केट से रिलेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या शॉर्ट टर्म वाली हैं उनके रिलेटेड अगर ये आपको कभी भी स्टेटमेंट मिले तो वो आप गलत मानेंगे, ठीक है, तो ये गलत है। It is a tradable government security. Not. It's not a tradable government security. Way and the means आपको ये याद रखना है. It's not a tradable government security. ठीक है, ये कैच है इसके साथ. So what is the right answer? The D is the right answer. Okay. तो 63 पे चलते हैं. Which of the following statement will be true if the inflation in the economy is increased? ठीक है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो क्या होगा? बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज। अब एक चीज बताइए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, नॉर्मली इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो ये होता है कि इन्वेस्टर को लगता है कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो वो अपना जो पैसा है वो ना बैंक में रखता है ना कहीं किसी बॉन्ड में सिक्योरिटी में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होता है। वो सीधे डिमांड बढ़ती है तो बोलता है कि इन्वेस्ट करो इन मार्केट, ठीक है। तो अब जब मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बॉन्ड के लिए हो जाएगा पैसा कम, बॉन्ड के लिए जब पैसा कम होगा तो बॉन्ड का जो प्राइस है, बॉन्ड की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो बॉन्ड का जो, यानी पहले बॉन्ड को 100 रुपए में बॉन्ड आप बेच, यानी 100 रुपए एक फेस वैल्यू है बॉन्ड की, और बॉन्ड को आप पहले लोग ज्यादा लोग थे तो वही वाली बात हो जाती है कि घर की डिमांड यानी जैसे बढ़ गई, यानी आपका घर खरीदने लोग आ रहे थे पहले, सपोज आप अपने घर को, होम को बेच रहे थे, उस समय आ रहे थे एकदम से आ रहे थे 20 लोग, लेकिन उनको कहीं और जगह पे अपॉर्चुनिटीज मिली और उसमें से 10 लोग चले गए, तो आपके जो घर की वैल्यू है वो हो जाएगी डिक्रीज, ठीक है। यही होता है बॉन्ड में, बॉन्ड प्राइस में, यानी पहले एकदम से इन्फ्लेशन होता है तो उनको अदर अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो बॉन्ड खरीदना कर देते हैं कम, इस कारण से जो बॉन्ड का प्राइस हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है। और उस समय जो बॉन्ड होल्डर रहता है, अब यार प्राइस डिक्रीज होगा तो जिसके पास बॉन्ड है, जो बॉन्ड होल्डर है उसको कंपेरेटिवली कम पैसा मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा लॉस, तो ये सही है। द यील्ड ऑन द बॉन्ड विल इंक्रीज, क्योंकि अब जो नया बंदा आया है, ठीक है, अब सपोज इसमें मार्केट में पहले आपको जो बॉन्ड मिल रहा था 90 रुपए का मिल रहा था, अब प्राइस कम होके 80 रुपए में मिल रहा है, तो जिसने 90 में लिया था उसको तो लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन जो 80 में खरीदेगा, ठीक है, तो उस 80 में खरीदने वाले को तो प्रॉफिट होगा, ये वाली बात है। द यील्ड ऑन द बॉन्ड विल इंक्रीज, क्योंकि अब वो 80 रुपए में खरीदेगा और जब इन फ्यूचर में जब उसकी मेच्योरिटी में बेचेगा तो उसको मिलेंगे 100 रुपए, तो ये वाला जो गैप है वो हो गया, बढ़ गया, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, द 63 का डी इज द राइट आंसर। 64 question. The price of the government security in India is influenced by the which of the following? कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किस किस चीज से इफेक्टेड होती है? रेपो रेट, या अगर रेपो रेट, देखिए अगर रेपो रेट सिंपली आपको अगर मैं बताऊं कि सपोज रेपो रेट जब कम होता है, अभी जैसे रेपो रेट कम था, रेपो रेट कम था तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा पैसा अवेलेबल था, और जब मार्केट में बहुत ही ज्यादा पैसा अवेलेबल होता है तो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इन सब में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड भी होते हैं, और बैंक, ठीक है, वहीं पे, यानी जब रेपो रेट आपका बढ़ रहा होता है तो लोग बैंकिंग के पास ज्यादा पैसा अपने पास रखने वाले रहते हैं, ओके। तो यूएस फेडरल, यानी कि रेपो रेट का कम या ज्यादा होना दोनों ही इम्पैक्ट करता है आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड एंड सप्लाई को। यूएस फेडरल बैंक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, यप, ये भी इम्पैक्ट करता है। एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट, मार्केट में जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उसकी
डिमांड में उतनी ज्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। बोला यार गवर्नमेंट सिक्योरिटी से एक सेफ एरियाज है, वहां पे पैसा लगा देते हैं, क्योंकि वहां पे गारंटेड रिटर्न मिलेगा और पैसा डूबेगा भी नहीं। ठीक है, तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप लोग ज्यादा पैसा लगाएंगे, तो हाँ ये भी इम्पैक्ट करेगा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 65 question. Which one of the following statement correct describing the meaning of legal tender money? Legal tender money के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही बताता है? The money which is tender in a court of law to defray the fee of the legal cases, नहीं, ये इसमें कंसिडर नहीं की जाती, यानी लीगल मनी का ये डेफिनेशन नहीं है। The money which our creditor is under compulsion to accept in settlement of his claim, हाँ, कि जैसे यार इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर आपने किसी से यानी ठेले वाले से सपोज गए और उससे 1 किलो संतरा लिया, 1 kg आपने ऑरेंज ले लिया और आपने उसको दिया कि वो बोला था भैया यानी भारत की करेंसी में दे दिया 40 रुपए, उसने बोला था 40 रुपए kg है। ठीक है, तो ये उसको बॉन्डिंग हो जाता है कि वो इसको एक्सेप्ट करे। द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन अ सेटलमेंट इन अ क्लेम, क्योंकि इन दोनों के बीच का व्यवहार जो ट्रेड था वो किस रुपी किस वैल्यू में होगा यानी किस करेंसी में होगा, वो डिसाइड करेगी कि वो लीगल टेंडर मनी है या नहीं। और क्योंकि यानी भारत में वो रुपी है लीगल टेंडर मनी, और जो कि आरबीआई के द्वारा डिसाइड की गई है, वो इस कंपेलेशन जो डेफिनेशन है उसको फिलफिल करती है। इसलिए 65 का जो एक्यूरेट डेफिनेशन होगी वो होगी बी। द राइट आंसर इज बी। और वैसे भी इसके बारे में अगर आपको और भी ज्यादा पढ़ना हो तो जो आरबीआई का एक्ट है 1934, उसके सेक्शन 26 में इसको वेल डिफाइंड वे में इसी डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया गया। ओके, 66 क्वेश्चन में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेंसी एंड द कॉइन्स आर फिएट मनी। यप, करेंसी डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू बट द कॉइन्स बोथ आर नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, करेंसीज एंड द कॉइन्स आर लीगल टेंडर, करेंसी एंड द कॉइन्स आर द लीगल टेंडर। हाँ, क्योंकि हमने बात की कि यार कंपल्सन रहता है कि आप उसको यूज करोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे। कोई दुकानदार के पास सामान खरीदने जाओगे तो आप यानी उसको दोगे और उसका कंपल्सन रहेगा कि वो उसको लेंगे करेंसी या कॉइन्स में। ठीक है, यप, गवर्नमेंट करेंसी नोट्स आर गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कैची है। ठीक है, वैसे आरबीआई आप यहाँ पे सोच सकते हो कि गारंटेड बाय आरबीआई भी हो सकता है, लेकिन आरबीआई द्वारा नहीं है, वो गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। तो फर्स्ट what is the correct answer? 1, 3 and the 4 is the right answer. Consider the following statement, all the currency in the circulation is liability of the RBI. all, देखिए पहली बात तो यूपीएससी में जैसे all हो जाता है इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन बनाए। इट्स नॉट अ लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई, ऑल ऑफ द करेंसी, क्योंकि 1 रुपीज का जो नोट रहता है और कॉइन वो इसकी आरबीआई की लाइबिलिटीज नहीं रहता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइबिलिटी रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ऑल द करेंसी इन सर्कुलेशन इज पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई नहीं, करेंसी इन सर्कुलेशन में से वह मनी जो पब्लिक हैंड में है, जो पब्लिक के पास में है, सॉरी, पब्लिक हैंड में है, वही मनी सप्लाई का पार्ट होती है। सो ये भी गलत हो गया। नोट एंड द कॉइन्स आर सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी ओनली थ्रू द आरबीआई, हाँ, सर्कुलेशन का जो काम करते हैं वो आरबीआई के द्वारा केवल किया जाता है, चाहे वो कोई भी नोट हो या कोई भी करेंसी हो। तो थर्ड इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 68 क्वेश्चन है, हु हैज द अथॉरिटी टू इशू द करेंसी नोट्स इन इंडिया। भैया कौन के पास अथॉरिटी है जो करेंसी नोट करेगा? गैस करिए आपके हिसाब से किसके पास होनी चाहिए। ठीक है, आरबीआई के पास, नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 69 questions. Consider the following statement regarding the currency circulation in India. Currency circulation से related question है। Government of India has the sole right to mint coins. हाँ, यानी उसको यानी उसका डिजाइन विजाइन ये सब चीजें डिसाइड करने का जो सोल राइट है
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। द कॉइन आर इशूड फॉर द सर्कुलेशन ओनली थ्रू आरबीआई इन द टर्म्स ऑफ द आरबीआई एक्ट 1930 आरबीआई एक्ट 1934। यप, ओनली थ्रू द सर्कुलेशन, आपको पहले ही बात किया हुआ था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि सर्कुलेशन जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। कॉइन कैन बी इशूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ द ₹1000 एज पर द कॉइन एक्ट 1906। हाँ, ये स्टेटमेंट वैसे यूपीएससी में भी रहता है। जो स्टेटमेंट ऐसे वाले रहते हैं ना वो नॉर्मली सही होते हैं। आप देखते हैं कि अभी आया आज़ादी का अमृतोत्सव में 75 रुपए का एक कॉइन है, उसको जारी कर दिया गया है। फिर एक 100 का कॉइन था, तो आप 1000 रुपीज तक के कॉइन कर सकते हो। कितना सही रहेगा ना यार, 1000 का सिक्का लेके घूम रहे हैं। ठीक है, खुला मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो ऑल और थी, राइट। ओके, सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। 70th क्वेश्चन, इफ न्यू करेंसी इज बीइंग इशूड देन हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड द डिनोमिनेशन, यानी कि कितने का वो नोट होगा। अगर कोई करेंसी आ रही है, जैसे हमारे यहाँ आते हैं ना नए 2000 का नोट आया, वो किसके पास राइट था कि डिनोमिनेशन डिसाइड करे कि ये 2000 का नोट होगा। तो ये वाला जो राइट है वो भैया सोल एंड होल एंड सोल हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। ठीक है, कि वो डिसाइड करता है कि कितने डिनोमिनेशन का करना है। किसी दिन उसको आया कि 75 रुपए का एक नोट निकालना है, और भाइयों बहनों मैं 75 रुपए का नोट निकाल रहा हूँ, इंजॉय द लाइफ। मे भी हो सकता है 150 का भी आ सकता है, लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। ठीक है। So, 71 question. Who is the final authority in approving the design, form, material of the bank notes? कौन डिसाइड करता है भैया कि कोई जो नोट होगा उसका डिजाइन कैसा होगा और क्या क्या होगा। ये सोल होल एंड सोल राइट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वो बैठते हैं, वो डिजाइन करते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें सेफ्टी फीचर्स भी डालते हैं, हर चीजें। द प्राइम मिनिस्टर ऑन द 8 नवंबर 2016, तब मैं लाइन में लग गया था। ठीक है। Declare that the existing 500 and 1000 rupees notes not be a legal tender। ठीक है, दिस वॉज डन अंडर विच ऑफ द एक्ट। कभी सोचा है कि किस एक्ट के द्वारा 2016 में जो वो किया गया था, नोटबंदी किया गया था, वो कौन कौन से दो एक्ट थे या फिर कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू ये चीज की गई थी। ठीक है। तो आपको जैसे जिनने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए भी वो एक्ट था आरबीआई एक्ट 1934 की। उसके थ्रू गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो किसी भी नोट को, यानी बोल सकते हैं कि लीगल टेंडर होने से मना कर सकती है कि भैया कल से 2000 का नोट लीगल टेंडर नहीं है। तो उसके लिए कौन से एक्ट उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है, वो 1934 का एक्ट है। ठीक है। आरबीआई आरबीआई टारगेट द ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी बेस्ड ऑन, कि कितनी मनी आपको आरबीआई को हर साल मार्केट में डालनी है, वो किस हिसाब से डिसाइड करता है। एक्सपेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ या नॉमिनल लेवल ऑफ द इन्फ्लेशन, दोनों ही चीजों को ध्यान में रखकर करता है। क्यों करता है ये मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है। जैसे जीडीपी है, आप सपोज ये कर रहे हो कि जीडीपी ग्रोथ रेट आपने बोला है कि 5% है। ठीक है, इंडिया की इस बार आ जाए बहुत अच्छी बात है, 1.6.7 बोल रहे हैं जहाँ तक। तो हमने इस साल 100 चीजें बनाई, अगले साल हम बनाएंगे 105 चीजें। ठीक है। लेकिन अगर हमने जो 105 चीजें हैं उसके हिसाब से एक्स्ट्रा रुपीज, यानी 100 चीजें आती थी पहले 10 रुपए, एक एक चीज आती थी यानी 10 रुपए में। ठीक है। तो 100 चीजें आ जाएंगी 1000 रुपए में, और हमारे सर्कुलेशन में फिर से वही 1000 रुपए हुआ। तो ये जो 105 चीजें बनाई हैं इनकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि 1000 रुपए में फिर से हमें वही 105 थिंग्स मिल रही होंगी। इससे क्या होगा, मार्केट में एक डिप्रिसिएशन यानी रेसेशन का पीरियड आ जाएगा, क्योंकि लोग फिर मोटिवेट नहीं होंगे यार कि हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, इसलिए आरबीआई इस चीज की यानी 5% है अगर ग्रोथ इकोनॉमी की, तो मुझे इस साल 50 रुपए और डालना है जीडीपी की ग्रोथ को ध्यान में रखते, कि जो इन चीजों की वैल्यू है फिर से 1050 रुपए हो जाए। कि अगर 105 चीजें बन रही हैं तो इनकी वैल्यू फिर से 50 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, तो 1050 हो गया। तो इन चीजों की वैल्यू के बराबर मैंने पैसा डाल दिया। अब क्या है, केवल पैसा डालने से नहीं होगा, आपको मोटिवेशन कैसे मिलता है कि चीजों के दाम में वृद्धि हो रही है, तभी तो मार्केट ग्रोथ करता है। कि जब लोगों को आपको पता चलता है कि हाँ यार मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ और मार्केट में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर मैंने जो मैन्युफैक्चर किया है उसके दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की डिमांड में वृद्धि हो रही है। जैसे कि
सबसे अच्छा रहता है कि आजकल लोग लैंड पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो लैंड में वहीं पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे उसके प्राइस बढ़ रहे होते हैं, यानी कि उसका इन्फ्लेशन बहुत तेजी से, यानी कि भैया इसमें यूज नहीं करते लेकिन बहुत तेजी से जिसके प्राइस बढ़ रहे होते हैं वहीं पे करते हैं। तो उसी चीज को, मोटिवेशन को जारी रखने के लिए एक नॉमिनल लेवल का इन्फ्लेशन वो कंपेरेटिवली 4% के अराउंड रहता है, ठीक है, जो कि आरबीआई डिसाइड करता है कि हाँ 4% का इन्फ्लेशन एक नॉर्मल इन्फ्लेशन मुझे डिसाइड करना है, और उसको मेंटेन करने के लिए वो हर साल जो इकोनॉमी में है एक अमाउंट ऑफ द मनी को सर्कुलेट, यानी सप्लाई करता है कंटिन्यूसली। सो 73rd का होगा कि हाँ बोथ ऑफ दी, कि जब वो एक सप्लाई ऑफ द मनी को डिसाइड करता है तो रियल जीडीपी ग्रोथ को भी देखता है और नॉमिनल लेवल ऑफ द इन्फ्लेशन को भी देखता है। 74th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द आरबीआई? आरबीआई से रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है? एज पर द आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई इज बाउंड टू अंडरटेक द रिसिप्ट एंड द पेमेंट एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट। यप, हाँ, आरबीआई के थ्रू वो एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकर के जैसे काम करता है, तो उसको रिसिप्ट एंड जो पेमेंट रहता है ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वो करना उसके लिए है। एज पर द आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई इज ऑब्लिज्ड टू एक्ट एज अ बैंकर टू द स्टेट गवर्नमेंट। यप, ये बोथ आर राइट, इजी वन था, तो राइट आंसर इज सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी एजेंसी बैंक। एजेंसी बैंक यानी कि गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करते समय ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही जगह पे बैठ के सारे काम कर सकता है, उसको अपनी कुछ सब्सिडरीज भी, यानी कि कुछ एक्टिव ब्रांचेस, यानी कि जो अदर प्लेसेस में उसके गवर्नमेंट के बैंकर के जैसे काम में उसको हेल्प आउट कर सकें, उसको कुछ बैंकिंग फैसिलिटीज की जरूरत रहती है, तो उसके लिए वो जिन बैंकों को यूज करता है वो एजेंसी बैंक कहलाते हैं। ओके, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, आरबीआई एक्ट 1934 अलाउ आरबीआई टू अपॉइंट एजेंसी बैंक। हाँ, ये देता है, ठीक है। उसके बाद है शेड्यूल पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन एक्ट एज अ एजेंसी बैंक। यप, अभी अभी ये इसमें अमेंडमेंट होके इस चीज को आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है कि हाँ वो स्मॉल फाइनेंस बैंक और शेड्यूल पेमेंट बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में यूज कर सकता है। ओके, ओनली दोज प्राइवेट बैंक विच आर ऑफ द सर्टेन साइज आर अलाउड टू एक्ट एज अ एजेंसी बैंक। नहीं, फॉरेन प्राइवेट बैंक को अलाउ भी नहीं है, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? बी। 76, which of the following functions are part of the Reserve Bank of India acting as a banker of बैंक? बैंकों का बैंक के रूप में काम करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शन होते हैं ये पूछ रहे हैं। एबलिंग बैंक टू मेंटेन देयर अकाउंट विद द आरबीआई फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। यप, एबलिंग सेटलमेंट ऑफ इंटरबैंक ट्रांसफर ऑफ द फंड। यप, आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस टू बैंक। हाँ, वो भी प्रोवाइड करता है एज अ बैंकर, ठीक है, इंटर बैंकिंग ट्रांसफर के लिए भी करता है। एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ लॉस्ट रिसोर्ट। हाँ भैया, जब कहीं से कोई भी सहायता ना मिल रही हो तब आरबीआई बोलता है कि नहीं यार, मैं तो हूँ, अभी तेरा भाई जिंदा है, ठीक है, ये वाला बोलते हैं। सॉरी, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द डी इज द करेक्ट आंसर। Consider the following statement regarding the RBI acting as a lender of last record, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, इट इज डन टू प्रिवेंट पॉसिबल फेलियर ऑफ द बैंक एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। यप, यानी जब बैंकिंग की ऐसी सिचुएशन हो कि भाई उसको कहीं से सहायता नहीं मिल रही हो, तो उस समय आरबीआई उसको सहायता करता है ताकि उसमें जो है बैंक बच सके और इकोनॉमी को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, तो ये सही है। आरबीआई डज इट ओनली इफ द ट्रबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज एग्जॉस्टेड ऑल द रिसोर्सेज। ये जो ट्रबल में है उसने पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सबसे बात कर ली, उसको कहीं से पैसा मिल रहा है। इट कैन ऑब्टेन फ्रॉम द मार्केट एंड फ्रॉम द आरबीआई रेगुलर लिक्विडिटी फैसिलिटी लाइक एलएएफ एमएसएफ। हाँ, यानी आरबीआई के पास भी जैसे नॉर्मली वाले एमएसएफ म्यूचुअल मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाले जो ऑप्शंस हैं उन सब को यूज करने के बाद भी, यानी अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तब आरबीआई उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जैसे
काम करता है। यप, टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। यप, ये इन तीनों चीजों का सही तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखिएगा। 78, which of the following statement are true regarding the lender of last resort? ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड टू इंसॉल्वेंट बैंक। इंसॉल्वेंट बैंक को ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे हम डेफिनेट यानी डिफरेंस भी सीख लेते हैं कि दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? ठीक है, सॉल्वेंट ये होता है कि भैया आपने पूरा जो आपके पास डेट है, आप उसको पे करने के बाद भी आपके पास सर्टेन अमाउंट बच जाता है, यानी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप अपना डेट पे ना कर पाओ। लेकिन इंसॉल्वेंट में ये होता है कि आप अपना डेट पे नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे फिर भी आप अभी यानी बैंकरप्ट या आपका ऐसा नहीं है कि आप भगोड़े कहलाओगे या कुछ इस तरीके से, ये वाली बात हो जाती है। ओके, तो डिफरेंस इन दोनों में ये है कि अगर आप अपना ऋण पूरे तरीके से पे करने के बाद भी आपके पास सर्टेन अमाउंट बच जाता है तो वो सॉल्वेंट कहलाता है, और नहीं आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपना पूरा का पूरा जो आपके ऊपर कर्जा है उसको पे कर पाओ, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला वो था लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रिलेटेड। इट्स प्रोवाइडेड टू इंसॉल्वेंट बैंक। नहीं, ये इंसॉल्वेंट बैंक को प्रोवाइड नहीं किया जाता। केवल जो सॉल्वेंट वाले रहते हैं कि हाँ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप यानी अपना ऋण प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के जैसे प्रोवाइड नहीं करेगा। आरबीआई प्रोवाइड फंड फॉर द लॉन्ग पीरियड। नहीं, आरबीआई इसको लॉन्ग पीरियड के लिए प्रोवाइड नहीं करता है, इस शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड के लिए आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आरबीआई प्रोवाइड फंड अगेंस्ट कोलेटरल एंड एज अ पेनल्टी रेट। यप, तो ये जो रेट रहता है ये नॉर्मल रेट से अलग रहता है। ठीक है, सर्टन पेनल्टी रहती है उसके ऊपर इम्पोज रहती है कि आप ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में पहुंचे कैसे, तो उस कारण से आरबीआई आपको ये करता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग, सो थर्ड इज ओनली द राइट ऑप्शन, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक सिचुएशन फॉर द बैंक करंट। बैंक करंट क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं। कस्टमर विड्रॉल देयर डिपॉजिट फियरिंग दैट द बैंक विल रन आउट ऑफ द रिजर्व। हाँ, कि एक्चुअली बैंक रन में ये होता है कि आपको उसके अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी सॉल्वेंट पे, कि ये रहता है कि भाई उसकी सॉल्वेंट रहने पे कि इन फ्यूचर में ये जो है हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में जैसे हुआ था, ठीक है, यस बैंक के उसमें हुआ था कि ये बैंक बचेगा नहीं, इसके पास पैसा देने के लिए पैसा रहेगा नहीं, तो सारे के सारे जो डिपॉजिटर रहते हैं वो अपना पैसा निकालने रखते हैं। तो एकदम से बैंक के पास खुद के पास पूरा पैसा तो रहता नहीं है, वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट में लगा चुका रहता है, तो उसके पास एकदम से क्रंच हो जाता है, क्रंच ऑफ द मनी, और तब वो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फिर पैसा उठाता है। ठीक है, तो बैंक रन में है कि हाँ कस्टमर विड्रॉल देयर डिपॉजिट फियरिंग द बैंक विल रन आउट ऑफ रिजर्व, आगे फ्यूचर में पैसा नहीं बचेगा और मेरा पैसा डूब जाएगा। बैंक आर इन द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। हाँ, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट में हो सकता है, चांसेस हैं। द बैंक हैज गॉन बैंकरप्ट। नहीं, बैंकरप्ट से पहले की कंडीशन रहती है, सॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट नहीं हुआ है। जब बैंकरप्ट हो जाएगा यानी सॉल्वेंट से नेक्स्ट कंडीशन कि आप अपना जो कर्जा है वो पे भी नहीं कर पा रहे हो यार, तो हो जाता है वो बैंकरप्ट। तो ये हो गया थर्ड इज अ रॉन्ग, सो व्हाट इज द राइट आंसर? ए is the right answer. Which of the following functions are part of the RBI acting as a banker to central government? सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकर के जैसे काम करने में आरबीआई कौन कौन से कामों को करता है? आरबीआई मेंटेन द अकाउंट फॉर द वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स लाइक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट। यप, करता है। आरबीआई एक्ट एज एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी एंड बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स। यप, करता है। RBI provide way and the means advance to the government। यप, करता है। RBI floats loan and manage them on the behalf of the government। ये इसमें देखिए, ये यहाँ पे आपको आप मे भी इस चीज को वो कर सकते हो, लेकिन तब जब ये काम ये आरबीआई करता है गवर्नमेंट का, लेकिन एज अ बैंकर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता है, वो करता है डेट मैनेजर के जैसे। जब वो ये वाला काम कर रहा होता है
तब वो डेट मैनेजर के रूप में काम कर रहा होता है, नॉट एज अ बैंकर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट तीन जो काम वो करता है वो बैंकर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में करता है, बट आरबीआई फ्लोट लोन एंड मैनेज देम ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट वो करता है एज अ डेट मैनेजर के रूप में। सो व्हाट इज द राइट आंसर? 1, 2 एंड द 3 इज द राइट आंसर। वो एक कैची था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नोटिस मनी। नोटिस मनी काइंड ऑफ द कॉल मनी के जैसे ही यानी वो रहता है। इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फॉर द ओवरनाइट। नो, कॉल मनी जो रहता है वो ओवरनाइट के लिए रहता है, ठीक है। जो नोटिस मनी रहता है वो 2 to 14 days के लिए रहता है। सो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। इट इज इशू बाय द कमर्शियल बैंक एंड द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यप, इट इज जनरली एज अ सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। अब आप बताइए कि ये सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा या नहीं होगा। ये एक्चुअली जनरली नॉन यानी अनसिक्योर्ड रहता है, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट रहता है, यानी इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रहती है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कमर्शियल पेपर। ठीक है, कमर्शियल पेपर यानी शॉर्ट टर्म वाले जितने भी रहते हैं मैक्सिमम अनसिक्योर्ड रहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, जब भी अगर ये वाला स्टेटमेंट आता है और शॉर्ट टर्म वाले से रिलेटेड कोई भी चीजें आती हैं कि शॉर्ट टर्म वाला है, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दिया जाता है, तो वो कंपेरेटिवली अनसिक्योर्ड में ही गिने जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कमर्शियल पेपर। इट इज एन अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कि ये एक अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है। आप इसके बारे में बताइए कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, कि ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा या नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताया कि कमर्शियल पेपर रहता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो हाँ, ये अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है। इट इज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। हाँ, क्योंकि 90 डेज 1 ईयर से कम में रहता है, तो ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट रहता है। एनबीएफसी इशूज अ कमर्शियल पेपर, या एनबीएफसी कमर्शियल पेपर यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में आपको बताना है। ये भी मार्केट से बोरोइंग करने के लिए बैंकिंग सिस्टम के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। इट इज नॉट अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आपको इट इज नॉट अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, तो ये गलत है। इट इज अ सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द बैंक। इट इज नॉन सिक्योर्ड, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए रहता है, ठीक है। इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यप, क्योंकि टेम्पररी है, ये भी एक टेम्पररी रहता है, ठीक है, मनी मार्केट से रिलेटेड, मनी मार्केट से रिलेटेड रहता है, ठीक है, और अनसिक्योर्ड रहता है, ट्रेडेबल रहता है। देखिए, जैसे भी आपको नोट्स बनाना हो तो ऐसे बनाइए, ट्रेडेबल एंड नॉन सिक्योर्ड, ठीक है। अब जब आपको पता है तो आप ये पढ़ोगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट टेम्पररी रहता है, मनी मार्केट से ट्रेडेबल रहता है, नॉन सिक्योर्ड रहता है, आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत तेजी से, ठीक है। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द डी इज द राइट आंसर। ओके। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? कैश मैनेजमेंट बिल, हाँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म का रहता है। ट्रेजरी बिल, हाँ। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अब भी बात हुई है। स्टेट डेवलपमेंट लोन, नहीं, ये मोर देन 1 ईयर्स के लिए रहते हैं, तो स्टेट डेवलपमेंट लोन आपके इसमें नहीं आएंगे। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द डी इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड द 3। merger and acquisition of the commercial bank may require approval of which of the following agency। अभी अभी बहुत ज़्यादा हुआ है बैंकों का, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से कैच है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर इससे। तो आपको दो का इम्पोर्टेंट रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो फाइनेंशियल यानी बैंकिंग सिस्टम को देखता है कि हाँ, मर्जर के बाद बैंकिंग सिस्टम सही से होगा या नहीं होगा, तो इनका इसका अप्रूवल जरूरी रहता है। और सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका भी अप्रूवल, क्योंकि वो देखता है कि मार्केट में हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा या नहीं रहेगा इसको मर्जर करने के बाद में, ठीक है। तो इन दोनों का ही रहता है, बट देयर इज अ कैच, ठीक है, कि दो ग्राउंड है, दो ग्राउंड पे इसको एग्जेम्प्ट कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कि एक तो अगर आपको बात हो जाए कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल दे कि एक तो कि आपका जो है कि इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी हो गया,
और पब्लिक इंटरेस्ट, इन दो ग्राउंड पे ये बोल सकती है कि सीसीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो वहां पे एग्जेम्प्ट कर सकती है इसके अप्रूवल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन और इसको यूज भी किया गया है जब एसबीआई के साथ एसबीआई की सब्सिडरीज का मर्जर हो रहा था तब भी, और जब इसके साथ यस बैंक की बात हुई थी तब भी इस चीज को यूज किया गया था। तो ये वाली चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। 85 का वैसे नॉर्मली उन दोनों की जरूरत पड़ती है नॉर्मल मर्जर के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एफएसआईबी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2022। समझ रहे हैं ना, इतने भारी भरकम वर्ड रख लेते हैं ना कई बार तो समझ में आता है कि बहुत बड़ी चीज बनी है, वैसे है ये थोड़ी सी बड़ी चीज। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, एक्चुअली आपको पता होगा कि एक कमेटी बनी थी। ठीक है, नाम क्या था, पीजे नायक, मूवी वाले नायक नहीं थे, दूसरे थे। पीजे नायक ने इनके रिकमेंडेशन में बना था बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो अब उसको हटा दिया गया है, उसके जगह पे 2022 में ले आए हैं एफएसआईबी, थोड़ा सा कैची अच्छा सा नाम। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हेड ऑफ द पीएसबी एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो जो काम करता था वो काम अगर ये करेगा तो हाँ भैया, पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड्स को अपॉइंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड्स को अपॉइंट करने के लिए इसको यूज ये है, ये अपॉइंट करेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इट हेल्प पीएसबी इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड द कैपिटल राइजिंग प्लान्स। हाँ, यानी आप समझ लो बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो काम था उसी से रिलेटेड काम ये करेगा। इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये कैच है यूपीएससी के जैसा नहीं, इसको एक सिंपल रेजोल्यूशन के द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो इसको कोई एक्ट से पावर नहीं मिलती है। सो व्हाट इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड द सेकंड। ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2022 में आया है तो 2023 के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो एफएसआईबी, वही पुराना वाला था। ठीक है, एफएसआईबी, इट सिलेक्ट द चीफ ऑफ एलआईसी नबार्ड एंड द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ, ये सिलेक्ट करता है, अभी बात हुई थी। The person selected by the FSIB require approval of appointment committee of the cabinet। हाँ, क्योंकि भाई इतने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं देश के और उनके हेड को आप रिकमेंड करके भेजोगे और जो कैबिनेट कमेटी है जब वो अप्रूवल कर देगी अपॉइंटमेंट वाली तो फिर वो अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड टू बोथ आर द राइट। 88 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू डिपॉजिटर बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अभी अभी बैंकों का बहुत ज्यादा ऐसा यानी हुआ, यस बैंक का मामला हुआ, इन सब के कारण ये थोड़ा सा न्यूज में था पिछले 2 सालों में। ठीक है, 2-3 सालों में, तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है। DICGC, all commercial bank and urban cooperative bank have to register with the DICGC for providing insurance to depositor। हाँ, इनको रजिस्टर होना जरूरी है। ऑल कमर्शियल से लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ इनको इसके साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आरबीआई इनकर द इंश्योरेंस ऑफ द प्रीमियम बर्डन, गवर्नमेंट इनकर द इंश्योरेंस ऑफ द प्रीमियम बर्डन, यानी कि जो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है उसका भैया प्रीमियम कौन भरता है ये पूछ रहे हैं बस इन दोनों स्टेटमेंट में। तो दोनों नहीं भरते हैं, जो बैंक रजिस्टर्ड होता है ना वही भरता है यार। ठीक है, DICGC प्रोवाइड इंश्योरेंस ओनली इन केस द बैंक हैज गॉन बैंकरप्ट। ओनली वर्ड आ गया, इससे भी कंफ्यूज मत हो, यानी इससे आप बोल सकते हो कि हाँ ओनली बैंकरप्ट होने पे नहीं है, मोरेटोरियम या रिस्ट्रिक्शन अगर जो बैंक के ऊपर आरबीआई कभी लगा देती है, ठीक है, कि अब आप पैसा नहीं निकाल सकते हो, तो भी ये डिपॉजिटर को जितना अमाउंट है मैक्सिमम 5 लाख का रहता है उसको प्रोवाइड करती है। ये इंटरेस्ट जोड़ के है, इंटरेस्ट प्लस ओरिजिनल अमाउंट जो भी है उसको जोड़ के 5 लाख दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज द राइट आंसर, 1 एंड 2, बी इज द राइट आंसर। फिर 89 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट बैंक, दिस कैन ओपन डिमांड एंड द टाइम डिपॉजिट अकाउंट बोथ। पेमेंट बहुत बहुत फेमस रहा हुआ है, तो आप लोग बताइए
इसके बारे में कि पेमेंट बैंक के रिलेटेड जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये डिमांड डिपॉजिट तो ओपन कर सकते हैं, ठीक है, बट टाइम डिपॉजिट ये ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दे आर सेटअप एज अ डिफरेंशिएटेड बैंक। हाँ, ये डिफरेंशिएटेड बैंक के जैसे, डिफरेंशिएटेड बैंक में यहाँ पे आपको समझा देता हूँ क्या होता है कि एक पर्टिकुलर यानी कि एक एरिया विशेष में काम करने के लिए जब आप कोई बैंकिंग सिस्टम को बनाते हो और उसके ऊपर सर्टेन टाइम ऑफ दी यानी जियोग्राफिकल या फिर आपको ये बोल दें कि अदर रिलेटेड आप उसके ऊपर ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन लिमिट लगा देते हो, तो वो जो होता है वो डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम में आता है कि इनके ऊपर जियोग्राफिकली या फिर ऑपरेशनल लिमिट रिलेटेड लिमिट्स लग जाती है, जैसे कि ये टाइम डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है, इसके बाद ये लैंडिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है, नो लैंडिंग। इस कारण से इसको डिफरेंशिएटेड बैंक में किया जाता है। तो हाँ, ये होता है, ये सही है कि दे आर सेटअप एज अ डिफरेंशिएटेड बैंक। दे मे बी एक्ट एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर द अदर बैंक। हाँ, बिजनेस करस्पॉन्डेंट जैसे ये उनके लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। दे विल प्रोवाइड पेमेंट रेमिटेंस सर्विस टू द माइग्रेंट लेबर वर्कर एंड द स्मॉल बिजनेसेस। यप, सो व्हाट इज द राइट आंसर? 2, 3 एंड 4। 89 का सी, ठीक है। 98 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। पोस्ट पेमेंट बैंक उससे बनाया गया था। इट अलाउ डिमांड एंड द फिक्स डिपॉजिट बोथ। नहीं, ये फिक्स डिपॉजिट अलाउ नहीं करता, डिमांड डिपॉजिट बस रहता है, ये याद रखिएगा। इट अलाउ सेविंग एंड द करंट अकाउंट। यप, ठीक है। एंड इट इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। हाँ, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ये अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि ये शायद में भी आपको पूछ ले पीटी के पेपर में, ठीक है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? 2 एंड द 3 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रूपी ऑफ सेटिंग अप ऑफ द व्हाट इज द पर्पस सॉरी व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया? उसका यानी कि व्हाट इज यानी इनका पर्पस क्या था, यानी क्यों ये करे गए थे, स्टेब्लिश किए गए थे? टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। हाँ। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स। हाँ, स्मॉल बिजनेस यूनिट वो सही था, स्मॉल फाइनेंस बैंक। टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप टू सेट अप अ बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। यहाँ पे वर्ड हो गया पर्टिकुलरली रूरल एरिया, ये जरूरी नहीं है, अर्बन एरियाज के लिए भी कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट है गलत। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ए इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल कोऑपरेटिव बैंक आर अंडर ड्यूल रेगुलेशन ऑफ द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं होते हैं, पहली बात तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि कोऑपरेटिव बैंक्स में भी जो आपका बोलेंगे कि कुछ रहते हैं जो कि लोकल लेवल के जो बैंक्स रहते हैं, ठीक है, यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, और आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो रहते हैं वो रहते हैं आरबीआई के और गवर्नमेंट के ड्यूल कंट्रोल में, ठीक है, उसके उसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ जो सर्टन लोकल लेवल के जो बैंक्स रहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक रहते हैं, वो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। इस कारण से जो ऑल वाला है ये फैक्टर नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता, इसलिए ये गलत है। आरबीआई रेगुलेट द कोऑपरेटिव बैंक अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यप, जो आरबीआई है यानी कि रेगुलेट करता है 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा, ये सही है। ऑल कोऑपरेटिव बैंक आर सुपरवाइज्ड बाय द नबार्ड। नहीं, ऑल कोऑपरेटिव बैंक आर नॉट सुपरवाइज्ड बाय दी, ठीक है, क्योंकि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो सुपरवाइज्ड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ये यहाँ पे कैच है। ये नबार्ड के द्वारा नहीं किया जाता है, बाकी सब नबार्ड के द्वारा किए जाते हैं, तो ये गलत हो गया। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द 2 इज द राइट आंसर। 93
NABARD provide refinancing to which of the following type of financial institution? किस किस को refinancing की facilities provide करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली तो पैसा नहीं दे सकता है, ठीक है, कि NABARD सीधे जाए किसानों को कि हाँ भाई लो पैसा ले लो, नहीं, तो वो किस किस तरह को देता है, कमर्शियल बैंक्स को देता है, रीजनल रूरल बैंक को देता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड द लैंड डेवलपमेंट बैंक, हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इनको भी प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। Which of the following are the source of finance for National Bank for Agriculture and Rural Development? नाबार्ड के लिए कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? आरबीआई से ले सकता है, बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक से ले सकता है, इशूइंग बॉन्ड विच आर फुल्ली सर्व्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फॉरेन करेंसी बोरोइंग, हाँ, कर सकता है। तो सारे सोर्स को यूज कर सकता है, तो व्हाट इज द राइट आंसर? द डी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुद्रा बैंक, ठीक है, मुद्रा बैंक शुरू किया गया था भारत में एक माइक्रो लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। इट प्रोवाइड द डायरेक्ट लैंडिंग टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, नहीं, डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करता, ये भी नाबार्ड के जैसे ही काम करता है, रीफाइनेंस करता है ये, ठीक है। कि आप पहले कहीं से, यानी जितने कमर्शियल बैंक हैं उन सब में, यानी जहां जहां पे भी आते हैं लोग इससे रिलेटेड स्कीम्स में पैसा लेने के लिए, वहां पे ये वो बैंक्स वहां पे पैसा प्रोवाइड कर देते हैं, एंड देन ये उन बैंकों को पैसा देता है। मुद्रा लोन आर अवेलेबल टू द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स, नहीं, क्योंकि अगर आप मुद्रा लोन का एक बार सेक्शन देख, मुद्रा बैंक जो है उसका एक बार ये देख लीजिए कि कौन कौन से उसमें रहता है। ये मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, ठीक है, ये आपको मे बी पीटी में आपको मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ट्रेडिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज में, इन तीन सेक्टर में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वहां पे मुद्रा बैंक के थ्रू आप पैसा ले सकते हो। बट एग्रीकल्चर अगर आपका आ जाता है, एग्री इसमें अलाउड नहीं है, ठीक है, तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इसके थ्रू लोन नहीं मिलता है। मुद्रा लोन इज अवेलेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड द सर्विस एक्टिविटीज, ये आ गया, ये सही है। सो व्हाट इज द राइट आंसर? ओनली 3 इज द राइट आंसर, द सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 96, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक से रिलेटेड है। नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पहले करता था, ठीक है, आपको अगर इस पे बारे में पता ना हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1998 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, 1987 का एक एक्ट था, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, उसके थ्रू इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो उस समय ये आपका जो था वो 100% सब्सिडरी था आपकी, ये आरबीआई की, ठीक है, जब ये स्टेब्लिश किया गया था 19 नेशनल हाउसिंग बैंक 1998 में, ठीक है, आरबीआई की 100%, यानी कि इसके ऊपर अथॉरिटी थी। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि यार तुम कितना काम करोगे आरबीआई, तुम हमें दे दो, तो आरबीआई के पास चला गया ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया एनएचबी को अपने हाथ में। तो क्या हुआ, तब जब आरबीआई इसको ये दे रहा था, बोला कि यार ठीक है तुम इसको तो ले लो, लेकिन जो रेगुलेशन वाले जो काम है वो लेकिन मैं अभी भी करूंगा, क्योंकि ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, तो रेगुलेशन इसने इसको ले लिया, फाइनेंसिंग वाला जो काम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते समय इसी के साथ इसी में चला गया, ठीक है। तो एनएचबी रेगुलेट द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नहीं, एनएचबी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, यप इट्स द राइट आंसर, ठीक है। एनएचबी प्रोवाइड द डायरेक्ट फाइनेंस फॉर द इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स, नहीं, ये भी रीफाइनेंसिंग वाली कंपनी है ना। आप एक चीज बताओ, जो अभी बात हुई कि रीफाइनेंस करता है तो ये डायरेक्ट नहीं करेगा, ये बैंकों को बैंक लोन देंगे और उनको हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड लोन में और भी हेल्प आउट करेगा। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द सी इज द राइट आंसर। Which of the following statement are true regarding the housing finance company? Housing finance company से related है। Housing finance company are under direct regulation of the RBI. Yep, ठीक है। HSBs are category of non banking financial companies. हाँ, ये non banking financial companies में ही आती हैं। So what is the right answer? The C is the right answer. 98 पे आते हैं।
consider the following statement regarding the peer-to-peer lending platform in India. They are regulated by the RBI and non-banking financial companies. आरबीआई के द्वारा इनको एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के जैसे रेगुलेट किया जाता है। हाँ, दे कैन लैंड ऑन देयर ओन, नहीं, दे कैन लैंड ऑन देयर ओन नहीं होता है। ठीक है, एक चीज ये याद रखिएगा कि पीयर टू पीयर लैंडिंग होता क्या है, अभी एक बार आपको मैं समझाता हूँ। एक बार इसमें दे प्रोवाइड द क्रेडिट गारंटी, नहीं, क्या रहता है पीयर टू पीयर लैंडिंग में भैया, एक प्लेटफॉर्म रहता है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उसमें कुछ लोग हैं लैंडर, कुछ लोग हैं बोरोवर्स, तो ये इन दोनों को मिलाते बस हैं। लेंडर्स और बोरोवर्स के बीच में बात होती है कि भैया हमें इतना पैसा चाहिए है, लेंडर्स बोलता है 1 या 2 या 3 मिलके बोलते हैं कि हाँ हम तुम्हें दे सकते हैं और ये इसको दे सकते हैं। तो इसमें बस ये बीच में एक मीडिएटर के जैसे बस केवल काम करते हैं। और यहाँ पे ये याद रखिए कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है वो कैश में नहीं होता है, कभी भी लिख के आ जाए तो कैश में ये होता नहीं है, बस पीयर टू पीयर लैंडिंग ये होती है। 98 का क्या है आपका आंसर ए। ठीक है, एनबीएफसीज राइज देयर रिसोर्स फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ से रिसोर्स राइज करते हैं? लोन फ्रॉम द बैंक्स, यप करते हैं भैया, बैंक से लोन लेते हैं। बाय इशूइंग ऑफ द बॉन्ड्स इन द फाइनेंशियल मार्केट, यप मनी मार्केट से लेते हैं। थ्रू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यप हाँ ये करते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, 100 क्वेश्चन है इस पार्ट का लास्ट। Which of the following are the risk factor for the NBFCs in their lending process? ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने देखा होगा अभी के उसमें जितने भी NBFCs हैं उसमें एक बहुत बड़ा सा यानी एक क्राइसिस आया हुआ था, इस कारण से भी क्वेश्चन बनाया गया है। रिलेइंग यानी इनसे रिलेटेड मैक्सिमम रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिलेइंग ऑन द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू फंड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली ये होता है, जो जितने भी NBFCs ये वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, वो लेते हैं पैसा उठाते हैं यानी शॉर्ट टर्म पेपर्स को, क्योंकि कोई भी लॉन्ग टर्म में पैसा, आप भी चाहते हो कि यार लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ना जाए, तो आप कमर्शियल पेपर्स इनने किया और उसके थ्रू पैसा उठा लिया शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन इनके पास जो पैसा आया, सपोज आ गया 1000 करोड़ रुपए, इसको इनने लगा दिया लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट में। ठीक है, एक्सप्रेसवे में या फिर इसमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में अब लगा दिया। ठीक है, अब लेकिन अब दिक्कत ये हो जाती है, इनका पैसा तो यहाँ पे फंस गया, लेकिन अब इनको यहाँ पर पैसा वापस भी भेजना है शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम पे, तो यहाँ पे फिर जाते हैं और यहाँ से किसी फिर से मार्केट में जाते हैं, फिर से कमर्शियल पेपर करते हैं और वहां से पैसा उठा के फिर यहाँ पे पे करते हैं। तो एक यानी एक साइकिल सा बन जाता है कि यहाँ से उठाया, फिर यहाँ से उठाएंगे, फिर कमर्शियल पेपर जारी करेंगे, फिर उससे जो पैसा उठाएंगे फिर उसको यहाँ पे करेंगे, तो एक साइकिल, और हर बार एक अलग इंटरेस्ट रेट पे कर रहे होते हैं, तो एक रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, जब एसेट लायबिलिटी मिसमैच यानी कि होता है कि जरूरी नहीं कि जितने का आपने लोन दिया हुआ है उसी लेवल का आपके कमर्शियल पेपर जाके आपको पैसा मिल जाए, तो हाँ मिसमैच होता है। रोलिंग ओवर रिस्क ऑफ द कमर्शियल पेपर, जो अभी हुआ था कि यहाँ से बेच, यहाँ वालों को पे करने के लिए यहाँ पे बेचा और उससे यहाँ पे पैसा आया, फिर यहाँ पे बेचा और उससे आया, अगर किसी बार में इनने 4 टाइम पे कमर्शियल पेपर किए और पैसा नहीं उठा पाए तो ये हो जाएगा क्राइसिस। ठीक है, और फिर जब क्राइसिस आ जाएगा तो फिर वही होता है आपका, यानी कि इकोनॉमिक्स में एकदम से आप देखते हो कि अरे वो वाला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी गिर गया। तो हाँ, रोल ओवर रिस्क ऑफ द कमर्शियल पेपर इसमें रहता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कंटिन्यू वॉचिंग करते रहें, हम नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी ही डालेंगे। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स टू वॉचिंग। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक पे सेपरेटली वीडियो बना के आपको उस कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।